नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता समाप्त कराकर ही मानेगी सरकार। दूसरा, अशोक गहलोत सचिन पायलट की जोड़ी क्या परंपरा बदलेगी। तीसरा, गुजरात मॉडल क्या सफल है या केवल चमक है। इन तीनों विषयों पर आगे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता समाप्त कराकर ही मानेगी सरकार। अभी हिंदुस्तान में तो भारत सरकार का तो ये कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की अभी इंक्वायरी होगी, उनको गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर से मांग भी उठा दी गई है कि पॉक्सो नियम ही बदल दिए जाएं। प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह, और अगर उसको ज़्यादा खींचिए तो ये सब राम रहीम और आसाराम बापू, ये सब लोग तो प्रतिष्ठित लोग थे। इनके ऊपर भी जो मतलब कुछ संतों की बात है, संत अपने को बोल रहे हैं, जो 5 जून को जमा हो रहे हैं अयोध्या में, उनकी डिमांड है कि इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। खैर, इन सबके बीच भारत में जो पहलवानों की जिस तरह से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, उसका संज्ञान लिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, UWW बोलते हैं, जो सबसे बड़ी बॉडी होती है दुनिया में कुश्ती की, उसने, और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने। इन दोनों लोगों ने इसका संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की है अभी तक की स्थिति पर। जो UWW है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसने बिल्कुल साफ कहा है कि आप तुरंत नया इलेक्शन कराइए। आप 45 दिन के अंदर, हमने आपको मोहलत दी थी, उसके अंदर कराइए। तो बताया गया है कि उनको जवाब दिया गया है कि हमने जो उसके हेड थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको हटा दिया गया है, इंक्वायरी कंस्टिट्यूट हो गई है। लेकिन UWW का कहना है कि अगर आपने 45 दिन की समय सीमा में इलेक्शन नहीं कराए तो हम आपकी मान्यता भी रद्द कर सकते हैं। मान्यता रद्द करने का मतलब कि फिर जो भारत के अगर कोई खिलाड़ी आगे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो इंडिविजुअली करेंगे। खैर, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और UWW ने, दोनों ने मुख्य रूप से जो ये बात आई और जहाँ से हुआ, जो पुलिस कार्रवाई उस दिन हुई ना, रविवार को, जब हमारे प्रधानमंत्री जी सिंगुल की स्थापना, मतलब सिंगुल लेके, राजदंड लेके, बहुत धीरे धीरे चल के राजदंड को स्थापित कर रहे थे, अपने राज को ताकत दे रहे थे। उस दिन उस राज के ताकत की जो एग्जिबिटेड हुआ, जहाँ पे दिखाई दी, वो ये जो हमारे खिलाड़ी लोग जहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ दिखाई दी। इन लोगों को वहाँ से खींच के ले जाया गया, इनका धरना स्थल को ख़त्म कर दिया गया, और उसको देख के इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और UWW दोनों ने काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं थोड़ा 1-2 चीज़ें और बता दूं, क्योंकि उसके बाद पहलवानों ने दूसरे, जब संडे को ये सब हुआ था, मंडे को इन लोगों ने अपनी बातचीत रखी और फिर ये तय किया कि हम लोग जाके हरिद्वार में ट्यूसडे को अपने मेडल बहा देंगे। जरा समझ लीजिए मेडल क्या होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार मैं बता चुका हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि कुल 35 मेडल आए हैं, और अभी रिसेंट टाइम्स में अब ये मामला केवल महिला पहलवानों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह जा रहा है, इसमें व्यापकता है। एक मैं आपको और सूचना दे दूं, इस देश में एक और जो इसको वो कहते हैं, हम लोग भी खिलाड़ी हैं, वो एक IPL चलता है। और ये थोड़ा आपको लगेगा विषयांतर है, लेकिन मैं बता दूं आपको, IPL ने इस सीजन में करीब 48,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है उसका, केवल विज्ञापन और टीवी और ये सब ऐड के माध्यम से, और वो 1 रुपया टैक्स नहीं देती है। भारत में 1 रुपया टैक्स नहीं देती है। जी, आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। क्यों टैक्स एग्जेम्प्टेड? वो कहते हैं ये IPL कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए ये करते हैं, इसलिए वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। एक तरफ तो बेईमानी की पराकाष्ठा, बड़े बाप के बेटे होने के फायदे, दूसरी तरफ ये जो हमारे पहलवान हैं और ये जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनका जरा एक चीज समझ लीजिए, भारत को आज तक केवल 10 गोल्ड मेडल मिले, केवल 10।
हॉकी में 8, 1928 में पहला और 1980 में आखिरी गोल्ड मेडल। ये टोटल गोल्ड मेडल 8 मिले हैं। उसके अलावा 2 ही गोल्ड मेडल मिले हैं, एक अभिनव बिंद्रा जी को 2008 में राइफल शूटिंग में, और एक 2020 में नीरज चोपड़ा जी को भाला फेंकने, जेवलिन थ्रो में। और ये केवल 2 गोल्ड मेडल हैं हिंदुस्तान के, और ये दोनों खिलाड़ी आज इन महिला पहलवानों के साथ बिल्कुल ठीक से उतर गए हैं। अभिनव बिंद्रा ने इसकी पूरी भर्त्सना की है, नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मैं इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हूं, और जो ट्रीटमेंट भारत सरकार ने इन खिलाड़ियों को दिया है, मुझे ऐसा लगता है उसने, ये लोगों ने राष्ट्र का अपमान किया है। ये जो सरकार है उसने भारत देश का अपमान किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उस दिन हरिद्वार में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मिला हुआ है दोनों को, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल जीती हुई विनेश फोगाट, इन्होंने हरिद्वार में जाके अपने मेडल बहाने की बात की। जब ये हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ जो किसान नेता नरेश टिकैत हैं, राकेश टिकैत के बड़े भाई और मूल रूप से खाप पंचायत के हेड, बालियान खाप पंचायत के, वो वहाँ आ गए और उन्होंने इन बच्चियों को विश्वास दिलाया है कि 5 दिन की मोहलत दो, हम लोग इसमें कोई ना कोई एक ऐसी बात, आपको एक ऐसा सोल्यूशन ला के देंगे जिससे आप संतुष्ट होंगे। 5 दिन का समय है, सरकार के ऊपर प्रेशर है। आज नरेश टिकैत सुबह से अपनी खाप पंचायत कर रहे हैं आगे आने वाले एक्शन के लिए, और ये लोग पूरी तरह से फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी इसमें कूद पड़ा है, वो भी बिल्कुल ठीक से इनके साथ है। 1 जून को आज उन्होंने एक रैली निकाली है, 5 जून को एक बड़ी रैली निकालेंगे, खाप पंचायत कर ही रहे हैं। और उसका एक छोटी सी झलक कल आपने देख ली थी, मैं आपको कोशिश करूंगा वो दिख जाए। जब मीनाक्षी लेखी जो मंत्री हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो क्योंकि थोड़ा भाई मैं जो जिसका थोड़ा वजन ज़्यादा हो उसको दौड़ते हुए थोड़ा मतलब मैं अगर दौड़ूं तो मैं क्लमजी लगूंगा, मैं कोई बहुत मतलब अच्छा नहीं लगूंगा। तो कोई मोटा व्यक्ति अगर दौड़ता है, कल जिस तरह से मीनाक्षी लेखी जी को पत्रकार वो जो लड़की थी उसके सवाल से जिस तरह से वो भाग रही थी, वो बहुत कुछ अपने आप में कह रहा था कि इस समय क्या स्थिति है बीजेपी की। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी के नेता हरदम किक स्टार्ट क्यों कराना चाहते हैं। इनका सेल्फ स्टार्ट क्या नहीं काम करता है। आपको याद है, किक स्टार्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि सेल्फ स्टार्ट करते ही नहीं है। एमजे अकबर वाला केस आपको याद है, मीटू वाला, जब फजीयत हो गई तब फिर उनसे इस्तीफा दिलाया। किसान आंदोलन, किसान 750 शहादत के बाद एक तरह से 750 किसान कभी ना कभी जो उनके घर वाले हैं वो तो हिसाब मांगेंगे ही ना। 750 से ऊपर किसानों की शहादत के बाद आपको जब चुनाव सामने नजर आया तो फिर आपने कहा नहीं हम इसको विड्रॉ करेंगे। इस बीच थोड़ा सुर बदला है अनुराग ठाकुर का, लेकिन अनुराग ठाकुर कितने रिलायबल हैं और अनुराग ठाकुर कितने अच्छी भाषा बोलते हैं इसको फिर से रिपीट ना करें। और इधर एक कवायद और शुरू हो रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सो हट जाए, क्योंकि ये प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि जिस लड़की ने एफआईआर की है वो बालिग है। तो सारा खेल टाइम पीरियड और किसी तरह से ये प्रूव करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस सारे उसमें जो देश की फजीहत हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और सरकार उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। अब दूसरी बात, अशोक गहलोत सचिन पायलट की जोड़ी क्या परंपरा बदलेगी? ये परंपरा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 1998 में अशोक गहलोत जब आए तो भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के थे, उनको रिप्लेस मतलब कांग्रेस सत्ता में आई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। फिर जिसको बोलते हैं पारी पारा, एक बार मतलब जैसे भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वो बीजेपी कांग्रेस हो रही है। तो उस तरह से इस बार चांस तो बीजेपी का होना चाहिए, अगर आप उस परंपरा की बात करें जो 98 से परंपरा चली आ रही है। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो आपस में ऐसा कहा जाता है कि समझौता हो गया है, उससे क्या कोई सिनेरियो चेंज होगा राजस्थान का? क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जो खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जो बात की इन लोगों से, उसमें एक चीज़ ही स्पष्ट हुई कि भाई आप दोनों लोग इस पे तैयार हो जाइए कि जो भी कांग्रेस की सर्वोच्च हाईकमान जो लोग बोलते हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो जो भी निर्णय लेगी आप उसको मानेंगे, तभी हम इस पे आपसे कोई बात करें। दोनों लोगों ने ये ठीक से आश्वासन दिया है कि जो भी निर्णय हाईकमान का होगा वो उनके सराखों पे होगा। अब इलेक्शन लड़ना है और इसलिए इलेक्शन लड़ते समय कुछ हो सकता है कि चेंजेस की भी गुंजाइश है राजस्थान में। एक बड़ी बात ये चल रही है कि शायद
वापस सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी बात हो रही है। वो कैसे क्या एडजस्टमेंट होगा अभी ये तो अटकल की बात होगी, लेकिन इसकी भी चर्चा कहीं ना कहीं है। लेकिन इस मीटिंग के तुरंत बाद अब अशोक गहलोत बिल्कुल फुल फॉर्म एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक सरकार का फैसला लिया, 1 जून से लागू कर दिया कि 100 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री। सबके लिए मतलब सबके लिए, इररिस्पेक्टिव आपका कंजम्पशन कुछ हो, आपके पहले 100 यूनिट का पैसा नहीं देना होगा, वो सरकार की तरफ से। और उसमें खास करके 100 यूनिट के बाद उन्होंने एक और बताया, 200 यूनिट तक जो यूज कर रहा है, और उसमें एक बड़ा तबका आता है, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका, उनके फिक्स चार्जेस और उनके फ्यूल चार्जेस भी वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। इधर अशोक गहलोत की सरकार जो है वो एक नया प्रयोग कर रही है, और जो सक्सेसफुल प्रयोग है वो एक प्रयोग कर रही है, महंगाई राहत शिविर लगा रही है। महंगाई राहत शिविर की साइट भी बनी हुई है, रोज अपडेट भी करते हैं, और वो 10 योजनाओं पर तत्काल कार्रवाई होती है। मतलब जब कोई महंगाई राहत शिविर में जाता है तो उसको इमीडिएट वहाँ पे उसका जो 10 योजनाएं उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। अब उसमें मैं जल्दी से आपको कुछ बता दूं कि क्या क्या वहाँ हो रहा है। जैसे योजना में एक है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में ही मिलेगा, बाकी जो भी ऊपर का पैसा है वो सरकार दे रही है। दूसरा, 100 यूनिट बिजली मुफ्त। तीसरा, 200 यूनिट बिजली किसानों को भी मुफ्त दी जा रही है। जो किसानों की बिजली है उनके लिए 200 है। चौथा, अन्नपूर्णा पैकेट, जो फ्री राशन की बात है, वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से उस राशन को, एक समय में उत्तर प्रदेश सरकार चना और तेल दे रही थी, वहाँ पे वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट बना के वो फ्री राशन की बात करें। पांचवा, वहाँ पे जो मनरेगा है, जो ग्रामीण रोजगार योजना है, वहाँ 125 दिन की गारंटी के साथ उनको रोजगार देने की बात है। वहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू कर दिया है अशोक गहलोत ने, 125 दिन के लिए शहरी रोजगारों बेरोजगारों के लिए। फिर वहाँ पे जो पेंशन स्कीम है, कामधेनु योजना है, स्वास्थ्य बीमा है, दुर्घटना बीमा है, ये सब जो महंगाई राहत शिविर है वहाँ पे इमीडिएटली करना है। सबकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे होती है, रोज अपलोड होता है, सबको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। और अभी जो मैंने आज जब मैं ये शो कर रहा था तो शायद सुबह की फिगर होगी, 6 करोड़ 26 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को ये मुख्यमंत्री जो गारंटी कार्ड है वो वितरित हो चुका है। अब एक चीज़ मेरी ये समझ आई कि ये एक पन्ना प्रमुख नाम की चीज़ चलाते थे हमारे अमित शाह साहब बीजेपी का। अब अगर मुख्यमंत्री का ये जो गारंटी कार्ड ये 6 करोड़ 26 लाख लोगों तक डायरेक्टली पहुंच गया है, तो ये भी उसको मेरे ख्याल में उस पन्ना प्रमुख को कहीं ना कहीं से न्यूट्रलाइज कर देगा। एक बीजेपी बहुत हल्ला मचा रही है कि इलेक्शन से पहले ये सब कर रहे हैं। मालूम नहीं बीजेपी की या तो याददाश्त की उनको कोई मतलब जो बाबा रामदेव या लाला रामदेव बहुत इस तरह की वो बनाते हैं जिससे स्मरण शक्ति तेज हो, कुछ तो उस तरह की गोली या वटी खानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बाढ़ लगा देते हैं उद्घाटन की, बाढ़, छोटा मोटा नहीं, उद्घाटन, ये वो कितनी चीज़ें आती हैं जिस भी राज्य में है। अगर आपको याद हो गुजरात का इलेक्शन पिछली बार, तो ये वाला नहीं, पिछला वाला इलेक्शन 4-6-10 दिन पोस्टपोन किया गया था कि जिससे उद्घाटन 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 की घोषणाएं करते चले। और वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने इलेक्शन से पहले ये 100 यूनिट का फैसला किया है। अब मुझे ये लगता है कि अंत में जो राजस्थान है उसका किसमें हित सबसे ज़्यादा होगा, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी में ग्रह कलह राजस्थान में भी बहुत है, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर सही से पुराने झगड़े में लाके एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे तो कांग्रेस के चांसेस अच्छे लगते हैं। एक तीसरी बात इसलिए कि वो इम्पोर्टेंट है, गुजरात मॉडल क्या सफल है या केवल चमक है? आप सुबह से शाम तक सुनते हैं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जब आए थे मोदी जी, गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे लोग बैंक अब बिना पैसा दिए भग जा रहे हैं। एक गुजरात मॉडल वो भी है, एक मतलब गुजरात मॉडल आपको इन सब में साफ साफ दिख रहा है। एक गुजरात मॉडल है वो एक भाई साहब जो पटेल जी कहीं जम्मू कश्मीर में पीएमओ के अफसर बने हुए हैं, एक हमारे गाजीपुर के एक भाई साहब वो राय साहब एक हैं, वो शेरपुरिया या कौन वो करके वो अपना कुछ धंधा चला रहे हैं। तो ये एक तो गुजरात मॉडल है। दूसरा गुजरात का जो अभी एक आया और जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, गुजरात बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट्स अभी आए।
10वीं मतलब 10th क्लास के। और मैं आपको ये बता दूं कि इस बार गुजरात के 10th में करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। आज से 30, 40, 50, 45, 47, 48 साल पहले जो हम लोग बोर्ड देते तब भी 30 लाख लोग उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा देते थे। खैर, यहाँ पे करीब 8 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। अब एक नया सिस्टम हो गया, ग्रेड सिस्टम। आपको पता ही नहीं लगेगा किसके क्या परसेंटेज। हम लोग के समय तो भैया कितने मार्क्स आए ये बताओ ना, डिवीजन क्या आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ग्रेड सिस्टम है। अब वो आपको एक नया वो चाहिए ग्रेड। अब ग्रेड क्या है? A1 का मतलब 10 पॉइंट, A2 9 पॉइंट, B1 8 पॉइंट, B2 7 पॉइंट, फिर C1 6 पॉइंट, C2 5 पॉइंट, D4 कुछ 4 पॉइंट, E1 मतलब मालूम नहीं क्या क्या। आप घनचक्कर रहेंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा ये बच्चा अच्छा पास हुआ है, अच्छा पढ़ाई में है, खराब। अच्छा, एक तो सबको मार्क्स खूब 90% के ऊपर मिलते हैं। 8 लाख बच्चे पास हुए हैं, लेकिन एक जो उसमें एक दो डिस्टर्बिंग बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, उसमें से 8 लाख बच्चों ने 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें से 96,000 1 लाख बच्चे गुजराती भाषा में फेल हो गए हैं। तो ये अगर अपनी मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अपनी मातृभाषा को, और जहां आप जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट आपकी मातृभाषा है, उसमें अगर आप फेल हो रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता की बात है। क्योंकि या तो माँ बाप घर पे ठीक से इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अंग्रेजी के पीछे ही आँख बंद करके भाग रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अपनी मातृभाषा में, चाहे वो गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, कुछ भी हो, इस पे फेल होना ज़्यादा चिंता की बात है बनस्पत अंग्रेजी या साइंस या मैथ्स के। 1,96,000 1.96 लाख लोग मैथ्स में फेल हुए हैं। वो ठीक है, मैथ्स का मुझे उतना नहीं। 272 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 100% बच्चे पास हुए हैं। मैं थोड़ी अच्छी बातें पहले बता दूं, हम लोग 73 में जब हाई स्कूल पास किए थे तो उस समय भी मेरे स्कूल में सारे ही बच्चे पास होते थे। बहुत एक्सेप्शन होता था, 4, 5, 6 साल में कोई एकाध कभी कोई फेल होते थे। उसमें भी जो फेल होते थे वो पता था, वो या तो क्रिकेटर होते थे, एक साहब एक क्रिकेटर थे, नाम लेना ठीक नहीं है, और एक एथलीट थे। ये 2 लोगों का ये था कि वो कभी कभी फेल हो जाते थे। 100 गुजरात में 1084 स्कूल ऐसे हैं जहाँ के बच्चों को 30% से कम मार्क्स मिले हैं। और गजब की बात यह है कि 157 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई पास नहीं हुआ है, सब फेल हो गए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो गुजरात के जो नेता द्वय हैं और जो गुजरात के मॉडल है, ये सबको घूम घूम के देश में बता रहा है कैसे शिक्षा A+B² और कहाँ से वो उसको थोड़ा अपने घर पे भी ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि शिक्षा बेसिक है, शिक्षा को थोड़ा ध्यान दीजिए। 157 स्कूल में अगर सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये चिंता की बात है। वो आपकी बात ट्रम्प सरकार और ये सब बातें बाद में करते रहेंगे, पहले घर ठीक करिए, उसके बाद देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।